सुबह 9 बजे मैं बस में बैठ गई। भोपाल से पुणे पहुंचने में लगभग 16 घंटे लगते हैं। मुझे ट्रेन से सफ़र करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा बस से जाना ही पसंद करती हूँ। जब मैं भोपाल की बस स्टैंड से बस में बैठी तो वहाँ कोई ख़ास भीड़ नहीं थी। मुझे खिड़की के पास की सीट मिली और मैं आराम से बैठ गई। लेकिन मेरे मन में एक बड़ी चिंता थी। मेरे पति कुछ साल पहले भोपाल में ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ रहने लगे थे। जब वे पहली बार सामान लेकर भोपाल गए तब मैंने उसे साथ जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझे समझाया कि सुमन, चिंता मत करो, कुछ महीनों में वहाँ सेटल हो जाऊँगा, फिर तुम्हें ले जाऊँगा। लेकिन वे मुझे कभी नहीं ले गए। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, हम पति पत्नी हैं, अलग रहना सही नहीं है। लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके भोपाल जाने के बाद उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह मुझे हफ्ते में एक बार फ़ोन करता था, फिर महीने में एक बार, और अब तो वह 6 महीनों में फ़ोन करने लगा था। फिर मुझे एक रिश्तेदार से एक चौंकाने वाली खबर मिली। भोपाल में मेरे पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली है और वह उसके साथ रह रहा है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया। इसीलिए मैंने सब जानने के लिए भोपाल जाने का फ़ैसला किया। भोपाल पहुंचने के बाद मैं चुपके से पूछताछ की और जो मैंने सुना था वह सच निकला। मेरा पति वास्तव में एक दूसरी महिला के साथ रह रहा था और उनका एक बच्चा भी हो गया था। ये सब मैं दूर से ही देखा। उससे मिलने या बात करने की मेरी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि उससे मिलकर कुछ नहीं होगा। मैं बहुत निराश हो गई थी। पिछले कुछ वर्षों में मैंने उसके ऊपर कितना भरोसा किया और उसकी यादों में अपना जीवन बिताया था। एक दिन वह मुझे अपने साथ ले जाएगा, इस उम्मीद में मैंने कितने साल बिताए थे। लेकिन उसने मुझे जो धोखा दिया, उससे देखकर मेरे दिल पर बड़ा आघात हुआ। मैं अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थी। मेरी सीट 2 लोगों के लिए थी, लेकिन बस में काफ़ी जगह होने के कारण कुछ समय के लिए मेरी सीट खाली रही। अगले एक स्टेशन पर बस रुकी और कुछ लोग चढ़े। उनमें से एक पुरुष मेरे पास आकर बैठ गया। बस में बैठे बैठे काफ़ी समय बीत चुका था और मुझे थकान महसूस होने लगी थी। दोपहर के 3 बज चुके होंगे और मुझे प्यास भी लग रही थी। इसीलिए मैंने अपनी बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन बोतल में पानी तो ख़त्म हो चुका था। मैं बोतल को वापस रख रही थी, तभी मेरे पास बैठे उस आदमी ने देखा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन मेरी बोतल का पानी ख़त्म हो गया था। वह बोला, मैडम आपको पानी चाहिए? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी बैग में से एक पानी की बोतल निकालकर मेरे हाथ में दे दी। मैंने थोड़े घूंट पानी पिया और वह बोतल उसे वापस कर दी। मैंने उसे धन्यवाद कहा। अब शाम के करीब 7 बजे होंगे। बस तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बताया, मैं पुणे जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी पुणे जा रही हूँ। ये सुनकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आई। उसने बताया कि वह भोपाल में काम करता है और इंजीनियरिंग है। सर्दियों के दिन थे और जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी, वातावरण में काफ़ी ठंड पड़ रही थी। मैंने अपनी खिड़की का कांच बंद कर दी, लेकिन कुछ यात्रियों ने खिड़कियां खुली रखी थी, जिसकी वजह से ठंडी हवा बस में आ रही थी। मुझे बहुत ठंड लगने लगी। मैंने स्वेटर तो पहन रखा था, लेकिन जल्दी जल्दी में शॉल लाना भूल गई थी, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। अब रात के 10 बज चुके थे और ठंड बहुत बढ़ गई थी। बस के अंदर की लाइट भी बंद हो गई। मैं ठंड से काँप रही थी। मेरे पास से बैठे आदमी ने अपने बैग में से एक शॉल निकालकर पहन ली थी। मुझे देखकर उसे समझ आ गया होगा कि मुझे ठंड लग रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं खुद पर ही नाराज़ हो रही थी कि इतने लंबे सफ़र पर जा रही हूँ और शॉल लाना भूल गई। रात लगभग 11 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। मैंने तय किया कि गर्मा गर्म चाय पीकर थोड़ी गर्मी प्राप्त करूंगी। चाय लेते वक्त वह आदमी भी नीचे उतरा
उसने मेरी ओर देखा और मैंने उसके पास जाकर थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, आप भी चाय लीजिए। उसने कहा ठीक है, तो मैं इसके लिए भी चाय मंगवा। हम दोनों ने साथ में चाय पी और थोड़ी बातचीत हुई। चाय पीने के बाद फिर से बस में बैठ गए। गाड़ी चलने लगी, लेकिन अब रात के 12 बज चुके हैं और ठंड और भी बढ़ गई थी। मुझे फिर से पहले की तरह ठंड लगने लगी। उस आदमी ने कहा, मैडम, अगर आपको कोई परवाह नहीं तो मैं अपनी शॉल आपको दे सकता हूँ। उसने अपनी शॉल उतार कर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे भी ठंड लग रही थी। मुझे लगा कि उसके लिए यह सही नहीं होगा, लेकिन वह बहुत आग्रह कर रहा था। मैंने कहा, आप मुझे शॉल दे रहे हैं, लेकिन आपको भी तो ठंड लग रही होगी। वह हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। फिर मैंने कहा, नहीं, आप खुद को परेशान मत कीजिए। थोड़ी देर तक मैं वही ठंड से काँपती रही। तब उसने कहा, मैडम, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो हम दोनों मिलकर इस शॉल को आधा आधा ओढ़ सकते हैं। इससे हम दोनों थोड़ा सा ठंड से बच सकेंगे। मैं थोड़ी देर सोचा और कहा ठीक है, क्योंकि अब ठंड सहन करना मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी शॉल आधी उतारी और मुझे दे दी। वे थोड़ा पास हो गया और मैं भी थोड़ी उसकी ओर ढल गई। हम दोनों ने शॉल का आधा आधा हिस्सा ओढ़ लिया और यात्रा फिर से शुरू हुई। अब रात के 1 बज गए थे। कुछ घंटे में हम पुणे पहुंचने वाले थे। शॉल की वजह से मेरी ठंड कुछ कम हो गई थी, लेकिन हम इतने पास थे कि उसके शरीर की गर्माहट से मुझे काफ़ी राहत मिल रही थी। थोड़ी देर बाद बैठे रहने पर वे थोड़ा अच्छा हुआ और बोला, मैडम, मेरा हाथ थोड़ा जाम हो गया है, क्या मैं आपके कंधे पर हाथ रख सकता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसने अपना बाएं हाथ मेरे कंधे पर रखा, जिससे हम और भी करीब आ गए थे। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, अच्छा हुआ कि आपने मुझे शॉल दी, नहीं तो इस ठंड में मुझे बहुत दिक्कत होती। वह मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है और मुझे मदद करना हमेशा पसंद है। मुझे उसका स्वभाव बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है। उसने जवाब दिया, मेरा नाम करण है। मैंने कहा, मेरा नाम सुमन है। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा नाम है। मैं थोड़ी शर्माई और मैंने कहा, थैंक यू। हम इतने करीब बैठे थे कि आसपास के लोगों को लगता था जैसे हम पति पत्नी हैं। मुझे बस से यात्रा करने की आदत नहीं है, मैं हमेशा ट्रेन से ही जाता हूँ, लेकिन आज पहली बार बस से यात्रा कर रहा हूँ। मुझे बस में सफ़र करना बहुत बोरिंग लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा है क्या? मुझे तो बस से यात्रा करना बहुत पसंद है। फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर देखा और बोला, अब 2 बज चुके हैं, कुछ ही देर में गाड़ी पुणे पहुंचने वाली है। उसके चेहरे पर थोड़ी थकान दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह शांत और खुश था। उसने मोबाइल में गाना लगाकर ब्लूटूथ से सुनना शुरू कर दिया। कुछ देर गाना सुनने के बाद वह मेरी तरफ मुड़कर बोला, सुमन, मुझे गाड़ी की हल्की सी आवाज़ सुनते ही नींद आने लगी है। उसके कंधे पर सर रखकर मुझे एक तरह की सुरक्षा और शांति महसूस हो रही थी। कुछ समय बाद गाड़ी पुणे पहुंच गई। उसने मुझे हल्के से आवाज़ देकर जगाई, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं जाग नहीं पाई। फिर उसने धीरे से मेरी पीठ पर थप्पड़ प्रकार मुझे उठाया। मैं तेज़ी से उठ गई। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। वह बोला, सॉरी, लेकिन पुणे आ गया है। आप गहरी नींद में थी, इसीलिए जगाया, नहीं तो आपका स्टॉप छूट जाता। उसे देखते हुए हंसते हुए कहा, थैंक यू, अच्छा हुआ आपने मुझे जगाया, नहीं तो सच में मुझे परेशानी हो जाती। उसने मुझसे पूछा, आपको कहाँ उतरना है? मैंने कहा, मुझे वह स्टॉप पर उतरना है। ये सुनकर वह थोड़ा चौंक कर बोला, सच में? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ सच में, मुझे भी वहाँ ही उतरना है। अब मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि हमारा सफ़र कितना सामान था। करीब रात के 4 बजे बस स्टॉप पर रुके। हम दोनों नीचे उतर गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और सड़क पर कुछ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। मैंने तय किया कि यहाँ से मैं रिक्शा लेकर घर जाऊँगी, लेकिन उस समय रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल था। करण अभी मेरे पास खड़ा था। मैंने पूछा,
आपको कहाँ जाना है? कौन सी कॉलोनी है आपकी? उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा घर यहाँ पर पास नहीं है, मैं बस रिक्शा मिलने तक आपके साथ रुक गया हूँ। उसकी इस बात ने मुझे उसका बहुत सम्मान बढ़ा दिया। मैंने उसे मुस्कुराते हुआ कहा, थैंक यू। अब लगभग 4:30 बज चुके थे और ना तो रिक्शा मिल रही थी और ना ही कोई वहाँ। फिर उसने कहा, सुमन, अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो क्या आप मेरे घर चलेंगे? मेरा घर यहाँ पास में है और बहुत रात हो चुकी है, यहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा। मैंने थोड़ी देर सोचा। वह सब भी लग रहा था और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। मैंने उससे पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है, चलिए। हम दोनों अपनी अपनी बैग लेकर चलने लगे। रास्ते की खामोशी में हम दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उसके साथ चलने में मुझे एक तरह का सुकून मिल रहा था। कुछ देर चलने के बाद हम एक शादी से घर के सामने पहुँचे। उसने अपनी जेब से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोल हम अंदर गए। उसका घर बड़ा नहीं था, लेकिन 2 कमरों का छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर था। उसने कहा, सुमन, मेरे घर में आपका स्वागत है, धन्यवाद। उसने बताया, मैं यहाँ बहुत कम समय रहता हूँ, मेरा काम भोपाल में ज़्यादा होता है, इसीलिए कुछ दिन भोपाल में और कुछ दिन यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा, आपका घर बहुत अच्छा है करण जी। उसने कहा, धन्यवाद। सुमन जी, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफ़े पर सो जाऊँगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप बेड पर सोइए, मैं सोफ़े पर सो जाऊँगी। वे सुमन से बोला, ऐसा नहीं होगा, आप मेरे घर की मेहमान हैं। मेहमान कहाँ? अगर तुम्हें बेड पर सोने नहीं दूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। करण ने मुझे अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया और हम दोनों अपनी अपनी जगह सो गए। सफ़र की थकान की वजह से मुझे जल्दी ही नींद आ गई। उस रात की बातें और उसके सभ्य स्वभाव ने मेरे मन पर एक अलग ही सकारात्मक असर डाला था। जब मेरी आँख खुली तो मैं चारों ओर देखा। सामने दीवार पर एक घड़ी लटकी हुई थी और सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने देखा कि करण जी उठ चुके थे और घर में कुछ सफाई कर रहे थे। घर में थोड़ी बहुत गंदगी थी और वह उसे साफ कर रहे थे। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए गुड मॉर्निंग कहा और बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम में गई, वहाँ कोलगेट रखा था। मैंने उसे लिया और ब्रश किया। जब मैं ताज़ा होकर बाहर आई तो मैं अनजाने में करण जी की तरफ देखा और कुछ क्षण के लिए उसे नज़ारे में खो गई। उन्होंने शर्ट उतार रखी थी और वे सिर्फ बनियान में थे। उनका शरीर बहुत आकर्षक था, शायद वे जिम करते थे। मैं उनकी मोह किया देखकर कुछ क्षण के लिए उनके लिए देखती ही रही। उन्होंने मेरी नज़र पकड़ ली और मुस्कुराते हुए पूछा, सुमन जी, तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी? मैंने कहा, मैं चाय लूँगी। उन्होंने तुरंत एक मस्त चाय बनाई और सच में वह चाय बहुत अच्छी बनी थी। मैंने कहा, चाय तो बहुत अच्छी है। फिर मैंने कहा, अब मुझे जाना होगा। कल रात आप मुझे अपने घर रहने की जगह देने के लिए बहुत धन्यवाद। करण जी हंसते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ रुकी। मैंने उन्हें फिर से धन्यवाद दिया। जब मैं ना जाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने कहा, अगर किस्मत है तो हम फिर ज़रूर मिलेंगे। उन्होंने हंसकर कहा, हाँ बिल्कुल। मैं पूछने लगी, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? उन्होंने कहा, बिल्कुल। उन्होंने अपना नंबर दिया और मैं तुरंत उनके फ़ोन पर एक मिस कॉल छोड़ दी। घर से बाहर निकलकर जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे मन में बार बार करण की याद आ रही थी। उनके व्यवहार में जो सम्मान था, उनकी साधारण बातचीत की आदत और जो मदद उन्होंने की, उसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला था। मैंने कभी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के लिए ऐसी भावनाएं अनुभव नहीं की थी, लेकिन करण जी के स्वभाव में मुझे एक अलग ही आकर्षक महसूस हो रहा था। मैंने 2 दिन बाद करण को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, मैं आज घर पर ही हूँ, आराम कर रहा हूँ। क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, आपकी याद आई तो फ़ोन किया। उन्होंने हंसकर कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं। कल मैंने उन्हें अपने घर के पास वाले गार्डन में मिलने का समय तय किया। मैं थोड़ा समय से पहले ही गार्डन पहुंच गई। थोड़ी देर बाद करण वहां उन्हें देखकर मेरा दिल थोड़ा धड़कने लगा, क्योंकि उन्होंने जीन्स और शर्ट पहन रखी थी
और वह बहुत हैंडसम लग रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे हैं? ये एक नए स्टाइल है। मैंने हंसकर कहा, हाँ, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर हम गार्डन में कुछ समय बातें करते रहे। उन्होंने पूछा, सुमन जी, क्या आप अकेले ही रहते हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे पति भोपाल में रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत धोखा दिया है। मैंने उन्हें अपने जीवन की सारी बातें बताई। उन्होंने मेरी कहानी को चुपचाप सुन और उनके चेहरे पर दुख और संवेदना साफ झलक रही थी। बात करते करते जब 3 बज चुके थे, करण जी से कहा, आज आप खाना कहाँ खाने वाले हैं? उन्होंने जवाब दिया, अरे मैं अभी तक कुछ तय नहीं किया। मैंने कहा, तो आज मेरे घर चलिए। वे मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, शाम को आऊँगा। इस पर हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। शाम को 6:30 बजे मैंने उन्हें फ़ोन किया, करण जी, आप आ रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं बेशक आ रहा हूँ। ठीक 6:30 बजे करण जी मेरे घर आए। मैं उनका स्वागत किया और बताया कि मैं पहले से खाना बना लिया है। फिर हम दोनों एक साथ खाना खाने बैठे। उस दिन मैंने लाइट कलर की साड़ी पहनी थी और जो पारदर्शी थी, और उसके साथ सिल्वर लेस ब्लाउज पहना था। खाना खाने के बाद हम सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। अचानक करण जी बोले, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। उनकी इस तारीफ पर मैं हंस पड़ी और बोली, अच्छा, सच में? फिर बातचीत के दौरान मैंने अपना फ़ोन निकाला और उनसे कहा, करण जी, मुझे मोबाइल के कुछ काम नहीं आता। मेरे फ़ोन में एक ऐप आ गया है, लेकिन वह डिलीट नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, लो, मुझे दे दो, मैं ठीक कर देता हूँ। वे मेरे पास आकर बैठे और मेरे फ़ोन को कुछ सेकंड में ठीक कर दिया। मैं इस पर बहुत हैरान थी। हम एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे। करण जी ने कहा, सुमन, उस दिन जब तुम मेरे साथ यात्रा कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वे रात मेरे लिए भी यादगार है। हमारी नज़र मिली और उन्होंने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। वह मेरे आंखों में देखने लगी और मेरे चेहरे के बहुत करीब आ गई। करण जी ने हल्के से अपना चेहरा आगे बढ़ाया। हम दोनों उस पल में खो गए थे। जितना मैं उन्हें जानती थी, उनके स्वभाव को गंभीरता और अपनापन मुझे बहाने लगा। इसीलिए उनके इतने करीब आने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब हम अलग हुए तो मैं उनकी आंखों में एक अजीब तरह की संकोच और चिंता देखी। उन्होंने कहा, माफ़ करना सुमन जी, भावनाओं में बह गया था, इसीलिए ऐसा हुआ। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी और उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता साफ झलक रही थी। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं करण जी, सच बताऊं, जो कुछ हुआ वह मुझे भी अच्छा लगा। उन्होंने रात के लगभग 10 बज चुके थे और हम एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। उस रात जैसे मेरे कमरे में एक बड़ा तूफान आ गया था और हम दोनों उस तूफान में बह गए। हम रात भर 4 बजे तक जगे रहे, लेकिन उसके बाद कब मुझे नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह 8 बजे जब मैं उठी तो खुद को देखा, मेरे ऊपर सिर्फ चादर थी। रात की सारी बातें याद आने पर मुझे बहुत शर्म आई। करण जी मेरी बगल में सो रहे थे। मैं जल्दी से वॉशरूम में चली गई। कुछ समय बाद मैं बाहर आई और करण जी को उठाने लगी। मेरी आवाज़ से भी तुरंत जाग गए। फिर मैं हैरान हमारे लिए चाय बनाई। बिना कुछ बोले हम एक दूसरे को देखते हुए चाय पीने लगे। चाय पीते वक्त करण जी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। मैं थोड़ी चौंकी कि किस बात के लिए थैंक यू। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रात के उस खूबसूरत पल के लिए। उनके इस वाक्य पर मैं और भी ज़्यादा शर्माई और मेरे हाथ में रखी कप थोड़ी छिड़कने लगी। कुछ समय बाद करण जी निकलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा, तुम ठीक हो ना सुमन? मैंने सिर हिलाया, लेकिन जब भी चले गए तो मेरे मन में कई विचार आने लगे। मैंने तय किया कि मैं अपने पति को धोखाधड़ी के कारण उनसे संबंध तोड़ने का निर्णय लिया। तो करण जी की व्यक्तित्व और प्रेम ने मेरे मन में उनके लिए एक खास जगह बना दी। मुझे यकीन था कि वे मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। 2 दिन बाद करण जी का फ़ोन आया। उनके आवाज़ में खुशी थी। उन्होंने कहा, सुमन, आज शाम तुम्हें मेरे घर आओगी क्या? तुम मुझे कल छुट्टी है, हम आराम से बातचीत करेंगे, खाना खाएंगे और अगर चाहो तो रात को भी रुक सकती हो। उनकी इस बात ने मुझे थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। इस प्रस्ताव ने मेरे मन में हल्का सा
गोंधल पैदा किया, लेकिन मैंने तय किया कि आज एक मौका है उसे कहने का जो मेरे मन में है। मुझे उनसे पूछना था कि क्या वे मेरे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हैं। शाम को हमारी मुलाकात होने वाली थी और उस पर मैंने करण जी से शादी के बारे में बात करने वाली थी। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके उत्तर पर मेरे जीवन का अगला सफ़र निर्भर होने वाला था। फिर भी मैंने तय किया कि मैं उसे प्रश्न को सहजता से पूछूंगी ताकि उन्हें दबाव महसूस न हो और उनका सच्चा विचार मुझे जानने को मिले। तो मैंने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वो इतने खुश हुए। हमने हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत की और हम हमारी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।